मेरा नाम समर है और मैं एक अच्छे खाते पीते घराने से ताल्लुक़ रखती हूँ। बहन भाइयों में मेरा नंबर सबसे छोटा है और हम सभी इकट्ठे रहते हैं। मेरे दादा एक अमीर इंसान थे और उनकी तमाम औलादें उनके साथ रहती थी। वे पूरी जायदाद के मालिक थे, लेकिन उन्होंने अपने इस जायदाद को नाम करने के साथ शर्त ये रखी थी कि सब लोग एक ही छत के नीचे इकट्ठे रहेंगे और सब बहन भाई आपस में रिश्तेदारियाँ करेंगे और कोई भी बाहर ख़ानदान से शादी नहीं करेगा। मेरी बचपन से ही अपने चाचा के बेटे से मंगनी तय थी। मुझसे बड़े 3 भाई थे जो सब शादीशुदा थे। सब भाइयों की शादियाँ कज़िन के साथ हुई थी और सब इकट्ठे एक साथ रहते थे, जो कि मेरी उम्र अभी 17 साल थी। मेरी माँ क्योंकि जॉइंट फैमिली को पसंद नहीं करती थी, वे चाहती थी कि सब लोग अलग अलग रहें, लेकिन मुझे सब कज़िन के साथ रहना और उनके साथ मौज मस्ती करना पसंद था। मेरी माँ कहती थी कि ये लोग बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। जब ये जुल्म करने पर आते हैं तो ये नहीं देखते थे कि क्या कर रहे हैं। पता नहीं, शायद उन्होंने मेरी माँ के साथ कोई जुर्म किया था, लेकिन मुझे नहीं लगता वे लोग ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि वे मुझे सब बहुत प्यार करते थे और मैं एक खूबसूरत लड़की थी। सब कहते थे समर लाखों में एक है। बस मेरे एक चाचा थे जो कि बहुत पढ़े लिखे थे, लेकिन उन्होंने कहा कि आप घर रहकर पढ़ाई हासिल कर सकती हैं। बाकी लड़कियों ने भी 10वीं कर ली, इसलिए उन्होंने मुझ पर प्राइवेट पढ़ाई करवाई। वे बहुत अच्छे थे, उनके अपने बेटे भी जवान थे। उन्होंने अपने घर के बेटों को पढ़ने की इजाज़त दी थी, लेकिन बेटियों को सिर्फ 10वीं करवाया था। मेरी माँ के ख़्याल में ये कितनी बुरी बात है, लेकिन मुझे तो वैसे भी पढ़ने का कोई शौक़ नहीं था और मेरी माँ ख़ानदान की वजह से भी मेरे रिश्ते से खुश नहीं थी। मेरी कज़िन की शादियाँ करवा दी गई थी और मेरा रिश्ता क्योंकि मेरी कज़न के साथ बचपन से तय था, इसलिए मेरे भी शादी का कोई इरादा नहीं था, ना ही मुझे शादी करने का कोई शौक़ था। मैं ज़िम्मेदारी नहीं लेना चाहती थी, लेकिन मैं यहाँ कुछ नहीं बोल सकती थी और ये कहा गया कि घर में काम करने वाले बहुत सारे नौकर हैं और हम खुद कुछ भी काम नहीं करते थे। जो भी काम होता नौकर कर देते। सिर्फ खाना पकाना हम खुद करते थे, क्योंकि मेरे दादा को नौकरों के हाथ का खाना पसंद नहीं था। और जब मेरी शादी होगी तो मुझे कहा गया कि तुम सिर्फ आराम करो, तुमने किसी काम को हाथ नहीं लगाना, सारी ज़िंदगी तुमने काम ही करना है। सारे मेरा ख्याल रख रहे हैं, इसलिए मेरे कामों के लिए भी एक नौकरानी जिसका नाम कोमल था उसको रखा गया। और कोमल की एक अजीब आदत थी कि वह हर वक्त अजीब तरीके से नकाब लेकर रखती थी। इसने अपना दुपट्टा अपने मुंह में डाला होता था, यानी इसका आधा चेहरा ही नज़र आता था, और वह कहती थी कि मेरे चेहरे पर दाग हैं, इसलिए मैं ऐसा करती हूँ। हम लोगों का इस मामले में बोलने का कोई शौक़ नहीं था, ना ही हमें इतना ज़्यादा बोलने की इजाज़त थी। हमारे घर में ऊपर वाले का दिया हुआ सब कुछ था और घर के काम नौकर करते थे। जब मेरी शादी की तैयारियां होने लगी तो मेरे सारे कज़िन शादी करके हवेली में रहते थे। जब सबकी शादी हो जाती तो उनके अलग अलग कमरा बनवा दिए जाते थे, लेकिन मेरा कमरा दूसरे पोर्शन पर बन रहा था कि नीचे जगह कम थी। मेरी बाकी कज़िन्स ने कहा कि चलो तुम कम से कम अलग जा रही हो, ऐसा लगता है कि हमारी शादी हुई नहीं है, अपने ही घर में रह रहे हैं, कोई नई बात नहीं है, कोई भी दिलचस्पी नहीं है, वही शक्ल जो बचपन से देखते आए हैं, ऐसी थोड़ी शादी में कोई कशिश रहती है। मैंने कहा कि तुम लोगों की सोच के बारे में मुझे नहीं पता, चले मुझे तो बस अपना पता है। कोमल मेरे सारे काम करती थी और मेरे पीछे पीछे रहती थी। वे मुझे बहुत गौर से देखती थी, मेरी बड़ी तारीफ़ें करती थी कि आप बहुत ज़्यादा प्यारी हैं। कभी मेरे लिए कोई अच्छी सी खाने की चीज़ बना देती थी। एक दिन मैं बालों में तेल लगा करके बैठी थी तो कहने लगी आपके सर में दर्द हो रहा है। मेरा सर दबाया, कहने लगी कि मैं आपके लिए सूप बना देती हूँ, सर्दी का मौसम है इसलिए नहाने से आपके सर में दर्द हो रहा है। मेरा बहुत ख्याल रखती थी, मुझे बहुत ही अच्छी लगती थी। फिर जब शादी के दिन करीब आ गए तो वही कज़िन जिसके साथ मेरी शादी होनी थी, इसका नाम अमन था, वह सीढ़ियों से गिर गया और इसको इतनी ज़्यादा चोट लगी कि वह फ़िलहाल शादी करने की हालत में नहीं था। इसको अस्पताल लेकर गए, इसके बाद वह बिस्तर पर पड़ गया, इसके पाँव में फ्रैक्चर हो गया था। हफ्ते बाद शादी थी और बेचारे के साथ क्या हो गया। सब लोग परेशान भी थे और बहुत ज़्यादा फिक्रमंद भी थे। उनका कहना था कि लगता है नज़र लग गई है। शादी आगे हो गई 2 महीने, मुझे तो कोई मसला नहीं था। मैं अमन के लिए परेशान थी क्योंकि वह मेरा होने वाला पति था, लेकिन इतनी ज़्यादा परेशान भी नहीं थी
कम से कम 2 महीने में आराम कर सकती थी। मेरी तो वैसे भी सेवा हो रही थी, लेकिन जब इसे पूछा कि तुम कैसे गिरे हो, तो कहता मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता कि मैं कैसे गिर गया। मेरे चाचा ने कहा क्या कह रहे हो? और फिर वह बोला कि सीढ़ी के ऊपर खड़ा होकर मोबाइल देख रहा था और फिर मैं अचानक से गिर गया। तो चाचा ने कहा कि इस फ़ोन को आग लगे, जिसकी वजह से तुम्हारा ध्यान हट गया और तुम सीढ़ियों से गिर गए। उन्होंने सबको डांटना शुरू कर दिया। अमन ने बोला कि मेरा फ़ोन की तरफ ध्यान ज़रूर था, लेकिन इतना भी नहीं था, मैं ऐसे नहीं खड़ा था कि एकदम से नीचे गिर जाऊं। सब अमन का ख्याल रखने लगे। डॉक्टर ने कहा कि फ्रैक्चर कोई ज़्यादा नहीं है, इसके बाद वे ठीक हो जाएगा, लेकिन फिर भी आप लोगों को 2 महीने लगेंगे, इसके बाद वे बिल्कुल तंदुरुस्त हो जाएगा। तो ऐसा ही हुआ। शादी की तैयारियां दोबारा होने लगी। कोमल बहुत उदास थी। इससे मेरी आंटी ने पूछ लिया कि तुम क्यों इतना उदास हो? कहने लगी कि कोई मसला नहीं है। उन्होंने कहा कि नहीं, तुमने ऐसा मुंह बना रखा है जैसे तुम किसी मौत वाले घर में हो। तो कहने लगी नहीं, ऐसी बात नहीं है। जब किसी बच्चे की विदाई होती है तो मेरा दिल बड़ा दुखता है। सब ने कहा ये विदा थोड़ी हो रही है, ये तो अपने घर में रहेगी, ये बड़ी खुश नसीब है, इसे अपने माँ बाप से भी दूर नहीं जाना पड़ेगा। इसके ससुराल वाले भी उसके ख़ानदान वाले हैं। तो कोमल बोली मैंने अपनी बेटी की शादी बहुत मजबूरी में इस घर में ही की, मगर वे मेरी बेटी के साथ अच्छा सलूक नहीं करते थे। मैं भी सोच रही हूँ कि एक दिन आएगा ऊपर वाला उनके साथ भी बेहतर कर देगा। मैंने एक दिन देखा मेरी कज़िन रो रही थी। मैंने उसको देख लिया, उसके मुंह पर थप्पड़ का निशान था। मैंने कहा ये तुम्हें किसने मारा है? उसने कहा मुझे समीर ने मारा है और मुझे रोज़ ही मार पड़ती है। मैंने कहा अभी तुम्हारी शादी को कुछ साल हुए हैं, हालात इस मुकाम पर कैसे पहुँच गए हैं? इसने कहा कि हालात पहले से ही इस मुकाम पर हैं। हम लोग एक दूसरे की शक्ल में बचपन से देख रहे हैं, हमारे पास एक दूसरे के लिए कुछ नया नहीं है, हम एक दूसरे से तंग आ गए हैं। पता नहीं बाकी की ज़िंदगी कैसे गुजारेंगे। अपनों में कोई शादी ना करे, ये अच्छा होगा। दूसरी तरफ मेरी अपनी भाभी के 2 मिसकैरेज हो चुके थे, उनकी कज़िन की वजह से ऐसा हो रहा था। उनके यहाँ बच्चा पैदा नहीं हो रहे थे, लेकिन घर वालों का कहना था कि जब ऊपर वाले ने देनी होगी तो दे देंगे। लेकिन भाभी के 2 मिसकैरेज होने की वजह से उनकी सेहत खराब हो गई थी, दुबली पतली हो गई थी और हर वक्त थकी सी रहती थी। ये सारे मामला देखकर मेरे दिल में डर बैठा जा रहा था कि अब तो शादी की तैयारियां शुरू हो गई हैं। 1 हफ्ता बाद शादी थी और मेरा होने वाला पति भी बिल्कुल ठीक हो चुका था। अब तो मेरा दिल घबराने लगा। मैं सोचने लगी कि अब मैं क्या करूं, शादी करूं या शादी से ना कर दूं, क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि मैं शादी को टाल के सुकून से हो जाऊं। एक दिन मैं उदास बैठी थी कि कोमल आई और कमरे की सफाई करने लगी। उसने मुझसे कहा कि आप क्यों परेशान हैं? मैंने कहा शादी होने वाली है इसलिए परेशान हूँ। उसने कहा कि शादी आपकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हो रही है। मैंने कहा मर्ज़ी से हो रही है पर पसंद से नहीं हो रही है। लेकिन इस घर में पसंद की शादी का कोई रिवाज नहीं है। ये नहीं हो सकता था, क्योंकि लड़कियों को 10वीं के बाद घर बैठा लिया जाता था। ना कहीं आना था, ना कहीं जाना, ना होटल जाते थे, ना किसी कॉलेज में पढ़ते थे, ना किसी से मिलते हैं और ना ही किसी को मिलेंगे, तो फिर पसंद भी कैसे कर लेंगे? फ़ोन रखने की इजाज़त नहीं है, हमारे बड़े समझदार हैं। अच्छी बात है कि अगर किसी को पसंद कर भी बैठे तो हमारी शादी कौन सा करवा देनी है, सिर्फ अपना दिल जलाना ही था। इस पर कोमल ने कहा कि मोहब्बत की शादी में इंसान खुश रहता है। मैंने कहा क्यों, बाकी शादी में इंसान खुश नहीं रहता? इसने कहा नहीं, मोहब्बत काफ़ी कुछ बचा लेती है। जब इंसान लड़ता है तो सोचता है कि नहीं, मैंने इससे मोहब्बत की थी, तो बर्दाश्त कर लेता है। मोहब्बत की शादी में भी लड़ाई झगड़े होते हैं, लेकिन फिर भी उनके बीच मोहब्बत का रिश्ता होता है और ये जज्बात बहुत खूबसूरत होता है। इसकी बात दिल को लगी, लेकिन मेरी अब शादी हो रही थी, अब कुछ भी करना मुमकिन नहीं था। शादी के दिन जैसे जैसे करीब आने लगे मेरी परेशानी में बढ़ोतरी होने लगी, क्योंकि कोई ना कोई मुसीबत आ पड़ती थी। शादी से 2 दिन पहले जब मेहंदी के लिए शामियाना लगाए गए तो वे टूट गया, क्योंकि उनमें आग लग गई थी। इसके मालिक को पैसे देकर दूसरे से बात करनी पड़ी, लेकिन दूसरे ने कहा कि एक सेट तैयार होने में काफ़ी वक्त लेता है। पूरे शहर में कहीं से भी हमारे लेवल के शामियाने नहीं मिल रहे थे।
क्योंकि हमें बहुत अच्छे वाले चाहिए थे। और भी अजीबोगरीब हरकतें हमारे घर में हो रही थी। बिजली ख़राब हो जाती, कभी कुछ ख़राब हो जाता, कभी कुछ मसला हो जाता। सब लोग कह रहे थे कि क्या हो गया है, लगता है नज़र लग गई है। बार बार हवन भी करवाया गया, लेकिन फिर भी मसले ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे थे। फिर एक दिन कुछ ऐसा हो गया कि दुनिया की सबसे बड़ी मुसीबत मेरे सर पर आ गिरी। एक रात मैं अपने कमरे में सुकून से सो रही थी और मेरी मेहंदी का फंक्शन बेहतरीन तरीके से हो गया था। सुबह मेरी बारात थी। शोर सुनकर मैं बाहर आई। शोर को सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे सारे घर के लोग एक दूसरे से लड़ रहे हैं। मैं भी परेशान हो गई। मैं बाहर निकली तो सब मुझसे पूछने लगे। सब लोग मुझे देर से देख रहे थे, जैसे बहुत वक्त के बाद कोई मुझे मिल जाता है। मैंने कहा क्या हो गया है, तो मेरी होने वाली सास बोली कि तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मेरी माँ भी रो रही थी और मेरे बाबा सर झुकाए खड़े थे। मेरे भाई के चेहरे पर भी गुस्सा था और जो ऐसे मुझे देख रहे थे जैसे मुझे जानते तक नहीं। मेरा होने वाला पति भी मुंह फेर कर खड़ा था, क्योंकि मेरी भाभी ने मेरे कमरे से किसी को निकलते हुए देखा था और उसने ये बात सबको बता दी थी कि मैं इसके कमरे से किसी मर्द को निकलते हुए देखा है और इसको पकड़ भी लिया था। मैंने कहा ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे नहीं पता, हो सकता है कि वह चोर हो और चोरी करने आया हो और मेरे कमरे में भी चोरी करने के इरादे से घुसा हो। तो मेरे चाचा ने मेरे मुंह पर थप्पड़ मार दिया और कहा इसमें इस तरह का झूठ बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बता चुका है कि वह तुम्हारा आशिक है और तुमसे मिलने के लिए आया था। मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। मैं हैरान रह गई, ये कौन इंसान है जो मुझ पर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा रहा है। मैंने कहा कौन है वह, मुझे भी पता चले। सब ने कहा एक तो बुरी हरकत भी करती हो और ऊपर से इसकी शक्ल देखने की बात भी करती हो। हालांकि मैं बिल्कुल साफ दामन थी, मगर किसी ने मेरी बात का यकीन न किया। घर के सारे आदमी आपस में कोई ना कोई बातचीत करने लगे। मेरे चाचा ने मेरे बाबा से कहा इसको घर से निकाल दो, नहीं तो बदनामी होगी हम सबकी। अभी तो घर में बात है, मुझे यकीन नहीं आया वे कैसे मुझे घर से निकालने की बात कर रहे थे। एक दिन पहले तो सब मुझ पर प्यार निछावर कर रहे थे और सब लोग मुझे घर से निकालना चाहते हैं। सब लोगों ने मशवरा किया और इसके साथ ही शादी करवा दी जाए और इसे घर से निकाल दिया जाए, क्योंकि इसने सारे घर की औरतों और मर्दों की इज्जत खराब की है। और कुछ ही देर बाद भाई ने मेरा इस अजनबी से शादी करवा कर घर से निकाल दिया। मैं बड़ी बड़ी मदद मांगने के लिए सबके पास गई, अपने बाबा के पास गई। उन्होंने मुझसे बात तक नहीं की। अपनी माँ के पास रोते हुए कहा कि तुमने हमारी इज्जत छीन ली है, लेकिन खुद तुमने अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारी है। सबके पास गई तो वह भी मुझसे बात नहीं करना चाहते थे और मेरी शादी करवा दी गई। मेरा कुछ सामान एक बैग में डालकर सुबह होने से पहले घर से रवाना कर दिया गया। मैंने इसकी शक्ल गौर से नहीं देखी थी। मैं बहुत तेज से चिल्लाई। मैंने कहा मैंने नहीं जाना इसके साथ, नहीं जाना, मैं इसको नहीं जानती। आप लोगों को गलतफहमी हुई है। कल को अगर हकीकत आप लोगों के सामने आ गई तो मैं किसी को माफ़ नहीं करूँगी। तो मेरे बड़ों ने कहा कि तुम क्या माफ़ नहीं करोगी, हम तुम्हें कभी माफ़ नहीं करेंगे। तुम्हें जितनी जल्दी हो सके हम घर से निकाल देंगे और लोगों को कहेंगे कि तुम्हारे लिए हम मर गए हैं। अब हम में से तुम्हारा कोई भी रिश्ता नहीं है, तुमसे मोहब्बत क्यों ना हो। तुमने हमें दिखाई दिया, इस घर में जैसी भी लड़कियां हैं उन सब की शादी करवाई है, उनसे मर्जी पूछी थी, तुमसे भी पूछा था, तुमने ऐसी कोई बात नहीं की थी। अगर पहले बता देती कि तुम इस तरह की जलील हरकत करोगी तो हम तुम्हें पहले ही इसके साथ भेज देते। मैं मायूस होकर इस अजनबी के साथ घर से बाहर आ गई। उसके बाद हम लोग रिक्शा के अंदर बैठे थे। मुझे रिक्शा की आवाज़ आ रही थी और मेरी आंखों में से आंसू बह रहे थे। हम लोग कहाँ जा रहे थे मुझे कुछ पता नहीं। मेरा दिमाग सुन्न हो चुका था। मेरी ज़िंदगी में क्या हो गया। अभी कुछ देर पहले तो मैं सुकून की नींद में सोई हुई थी, सब कुछ ही बदल गया। सब ने आने से पहले कहा कि हमें अपनी शक्ल ना दिखाना, तू हमारे लिए मर गई है और तुम हमारे लिए मर चुकी हो। हमारे घर के दरवाजे तुम्हारे लिए बंद हैं। वह आदमी सारे रास्ते मुझे मुंह छुपाता रहा, यहाँ तक कि मैंने देखा भी नहीं था। तो उसकी गलती की वजह से मैं बदनाम हो चुकी थी। मेरे ऊपर से मेरे घर वालों का यकीन उठ गया था। मेरे सारे के सारे रिश्तेदार मेरे खिलाफ हो गए थे। मैंने उसकी तरफ देखा लेकिन उसका चेहरा ठीक तरह से नज़र नहीं आ रहा था। मैंने इससे कहा मेरी ज़िंदगी बर्बाद करके तुम्हें क्या मिला। इसने जवाब नहीं दिया और काफ़ी देर बाद मुझे टूटे हुए मकान में ले आया। मैंने आसपास देखा तो बहुत ही बेकार हाल था मकान का। यहाँ पर ना कोई अच्छी चीज़ थी और ना ही कुछ ज़रूरी सामान था। बेढंग से कमरे बने हुए थे।
ना और कुछ था। मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई थी। यह घर भी मेरी ज़िंदगी की तरह था। इसने मुझे कमरा दिखाया और कहा, आपके लिए मेरे पास ज़्यादा अच्छा घर नहीं है, फ़िलहाल यही मेरा घर है। इसकी आवाज़ सुनकर मैं थोड़ी देर के लिए चौंकी, क्योंकि अभी मैंने इससे सवाल किया था, मैंने उसका चेहरा नहीं देखा था कि उसने मुझसे चेहरा छुपा रखा था। तुमने अपना चेहरा क्यों छुपा रखा है? जिसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद की है, इसका चेहरा कैसा है? जब उसने अपना चेहरे से कपड़ा हटाया तो देखकर मैं बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया तो मेरा पति मेरे सिरहाने बैठा मेरा सर दबा रहा था। मैं हैरान परेशान होकर रह गई। इससे दूर हो गई, क्योंकि मेरा पति नहीं था बल्कि वह कोमल थी, जो नौकरानी थी और हमारे घर काम करती थी, सबसे ज़्यादा प्यार करती थी। लेकिन ये मेरे पति की तरह क्यों नज़र आ रही थी, या फिर इसकी शक्ल मेरे पति से मिलती थी? पता नहीं क्या था, मेरा दिमाग घूम गया। मेरा नाम शयन है। जब तुम स्कूल में पढ़ती थी, मैं तुम्हारे स्कूल के बाहर दुकान लगाता था। जब तुम स्कूल आती जाती थी तो तुम्हें देखा था और तुमसे बहुत मोहब्बत करता था। तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता था, इसलिए नौकरानी बनकर तुम्हारे घर में काम करने लगा। तो मैं वहाँ पर मैंने चेहरा छुपा कर रखा था। तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। मैंने ही तुम्हारे मेरे होने वाले पति को सीढ़ियों से धक्का मारा था और मैंने ही तुम्हारे शामियाने में आग लगाई थी। मैं ही तुम्हारे कमरे में आया था और उस वक्त मेरे पास शादी रोकने के लिए कोई और रास्ता नहीं था। मैंने तुम पर इल्ज़ाम लगाया और कहा कि मैं तुमसे मिलने आया हूँ। यह लोग कुछ इस तरह की हरकत करेंगे। मैं कामयाब हो गया और आज तुम मेरी बीवी हो। मैं खुद को दुनिया का खुशकिस्मत इंसान समझता हूँ। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ और तुम्हें खुश रखने की पूरी कोशिश करूँगा। मैंने कहा, तुम मुझसे मोहब्बत करते हो। तुम इसे मोहब्बत कहते हो जिसकी वजह से तुम मुझे अपने ख़ानदान में बदनाम करा कर आए हो। मैं तो एक पल भी तुम्हारे साथ नहीं रहूँगी। मैं वापस जाकर सबको सच सच बता दूँगी। शयन ने मुझे कहा कि तुम शौक़ से जा सकती हो, लेकिन जिन्होंने पहले तुम्हारा भरोसा नहीं किया, तुमने सोचा नहीं है, सिर्फ 4 घंटे के अंदर उन्होंने तुम्हारी तकदीर का फैसला कर दिया। तुम्हें बोलने का मौका नहीं दिया। जिस शख्स के साथ शादी करके तुम उस घर में रहती, मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता। मेरा तरीका गलत है, लेकिन मेरी नीयत गलत नहीं है। मैंने तुमसे सच्ची मोहब्बत की है। मेरे कदम ये सोच सोच कर रुक गए, तुमने मेरे साथ क्या किया? कम से कम सोच लेते, समझते, मुझसे पूछ लेते। मेरे माँ बाप को इतना भरोसा नहीं है कि वे उनको कह सकते कि हमें अपनी बेटी पर भरोसा है। ये ऐसा नहीं कर सकती। इतना ज़रूर सोच लेना कि कौन सी दुल्हन शादी के एक दिन पहले अपने आशिक को घर से मिलने के लिए बुलाती है। तुम्हारे घर वाले इतने कान के कच्चे थे, उन्होंने तुम पर भरोसा नहीं किया था। जो मैंने उनको कहा उन्होंने फ़ौरन यकीन कर लिया और तुम्हें मेरे साथ भेज दिया। उनको तुमसे कोई लगाव नहीं था। चैन ने मुझे कहा, और फिर मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, मगर अभी फ़िलहाल तुम आराम करो, क्योंकि रात के सुबह होने तक मैं तुम्हें छोड़ आऊँगा। अभी फ़िलहाल रात है, मैं बाहर सो जाता हूँ और जब तक तुम इजाज़त नहीं देती मैं तुम्हें हाथ तक नहीं लगाऊंगा। पहले ही मुझे अपनी मोहब्बत को अपनाने के लिए गलत रास्ता चुनना पड़ा और अब मैं और कोई गलती नहीं करना चाहता। मैं सारी रात रोती रही और सोचती रही कि एक पल में ही मेरे घर वालों ने मुझे बेगाना कर दिया। सुबह शयन नाश्ता भी लाया था, उसने मुझे नाश्ता खिलाया। उसने कहा कि मुझे पता है कि तुमने रात कुछ नहीं खाया होगा। एक रात में इतना ख्याल किया कि उसके बाद उसने कहा कि मैं तुम्हें छोड़ आता हूँ। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं जाऊँगी। मैंने उसका हाथ थाम दिया और उसने मेरे सर पर हाथ रखकर कहा कि मैं दोबारा तुम्हें कभी रोने नहीं दूंगा। पता नहीं कि मैंने ठीक किया या गलत किया, लेकिन इतना ज़रूर जानती हूँ कि जो सच्चे रिश्ते होते हैं वही उम्र भर साथ देते हैं, और जिन रिश्तों में सच्चाई नहीं होती वे साथ नहीं देते। जिनके साथ उम्र गुजारी वे लोग मुझे समझ नहीं सके और एक बंदे की बातों में आकर फ़ौरन मुझसे रिश्ता ख़त्म कर दिया, रिश्ता तोड़ दिया। ऐसे रिश्तेदारों से ऊपर वाला दूर रखे।